हम 5वीं इकाई की ओर बढ़ते हैं और 5वीं इकाई में जो हमारे पास सिलेबस है वो इस प्रकार है। कौन कौन से टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे तो वो देखें कि इकाई 5 में हमारे पास काव्य शास्त्र रहेगा। प्रमुख रूप से काव्य शास्त्र का वर्णन करना है। जैसे इसको हमने 2 भागों में बांटा है, भाग ए और भाग ब। भाग ए के अंदर हमें पढ़ना है काव्य का अर्थ। काव्य का क्या अर्थ होता है उसकी परिभाषा देखनी है विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी हुई। इसके बाद हमें काव्य गुण और काव्य दोष का वर्णन करना है कि काव्य गुण की परिभाषा कितने गुण होते हैं और काव्य दोष कितने होते हैं, क्या उसकी परिभाषा है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे शब्द शक्तियां, यानी शब्द शक्तियां, काव्य गुण दोष और काव्य की परिभाषा। और भाग ब में हमने किया है अलंकार। भाग ब में केवल हम पढ़ेंगे अलंकारों के बारे में और इसके अंदर अलंकार के लक्षण क्या हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का स्वरूप क्या है और उसके भेद या प्रकार कितने हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा कि काव्य गुण और दोष के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा काव्य की परिभाषा व उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी काव्य की क्या परिभाषा होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काव्य होता क्या है। तो काव्य को अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली को काव्य कहा जाता है। अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली जो पदावली होती है, जो वाक्य होते हैं, वही क्या है, वही काव्य कहलाते हैं। अब विभिन्न विद्वानों के काव्य की परिभाषा के बारे में बहुत सारे मत मिलते हैं। विभिन्न विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो कुछ एक आचार्यों की हम परिभाषाएं देखते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी की परिभाषा क्या है कि इष्ट अर्थ से वैच्छिन्न पदावली को काव्य कहा जाता है। आचार्य मम्मट की परिभाषा है अदोष, गुणवान, अलंकृत शब्दार्थ वाला वाक्य ही काव्य है। इसके आचार्य मम्मट के कहने का अभिप्राय यह है कि वह ही काव्य है, यानी वह वाक्य ही काव्य है जिसमें अदोष हो, कोई दोष नहीं होना चाहिए, जिसमें गुण हो यानी वो गुणवान हो और वह अलंकृत किया जाने वाला हो, यानी उसमें अलंकारों का प्रभाव हो, गुणों से युक्त हो, दोष से रहित हो, वही वाक्य क्या है, काव्य कहलाता है। काव्य के भेद या काव्य के प्रकार, काव्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। रचना की दृष्टि से काव्य के 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम कुछ एक भाग देखते हैं, जैसे गद्य रचना है, पद्य रचना है, चंपू काव्य है। और दृश्य काव्य के अंतर्गत वे जिसके अंदर हमें कुछ साथ साथ में दिखाई दे, जैसे नाटक है इत्यादि। दृश्य काव्य के अंदर नाटक को हम रखेंगे, नाटक इत्यादि को, जिससे सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। जबकि श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लेंगे गद्य रचना को, पद्य रचना को, चंपू काव्य को। गद्य रचना, जैसा कि आपको विदित है कि गद्य रचना के अंतर्गत हम अगर आगे और बात करें तो जैसे गद्य रचनाएं जो हमारी हो गई, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, ये हो गई। तो गद्य रचना के अंदर कहानी,
उपन्यास, कहानी, उपन्यास, निबंध हो गया, रेखाचित्र, रेखाचित्र हो गया, यानी उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी को भी हम इसमें ले सकते हैं, डायरी। तो ये जब ये सभी के सभी जो हैं वो गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पद्य की, कि पद्य में कौन कौन से आते हैं। तो पद्य में जैसे कविताओं वाला जो पार्ट है वो आएगा। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, एक तो हो गया प्रबंधन काव्य, प्रबंधक काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, खंड काव्य। जैसे हम उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो महाकाव्य है, जैसे इसको महाकाव्य की उदाहरण भी के स्वरूप में हम इसको देख सकते हैं। तो हमने बात की कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य और चंपू काव्य हैं। गद्य के अंतर्गत हम रखते हैं कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, रिपोर्टार, संस्मरण और डायरी को। जबकि पद्य काव्य के अंतर्गत हम रखेंगे प्रबंधक काव्य, मुक्तक काव्य और खंड काव्य को, इत्यादि को हम रखेंगे, जैसे महाकाव्य है। और दृश्य काव्य के अंतर्गत एक ही रहेगा, जैसे नाटक है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द रह गया यहां पर हमारे पास, चंपू काव्य, कि चंपू काव्य कौन कौन से होते हैं। तो चंपू काव्य जो है वो होता है गद्य और पद्य का मिश्रण, गद्य प्लस पद्य का मिश्रण, यानी दोनों रचनाएं एक साथ, दोनों का मिश्रण जो होता है, गद्य पद्य का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, चंपू काव्य। जैसे एक कोई रचना चंपू काव्य की हम बात करेंगे, राउलवेल जो रचना थी उसको चंपू काव्य मान सकते हैं। एक रचना आती है आदिकाल के दौरान, राउलवेल, जो कि रोड़ा कवि की है, रोड़ा कवि की है, आदिकाल की एक रचना है जिसको चंपू काव्य के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं काव्य गुण की। तो काव्य के गुण कौन से होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो हमारा टॉपिक है काव्य के गुण। तो परिभाषा रहेगी कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। यानी रस क्या है, काव्य की आत्मा है। और काव्य हमने जाना क्या था कि ईस्ट अर्थ से वेदसीन पदावली को काव्य कहते हैं। तो काव्य की आत्मा क्या है, रस है। अब उस रस को बढ़ाने के सहायक जो तत्व हैं, यानी उस रस को बढ़ाने के तत्व, यानी काव्य में हमें आनंद है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से वो सहायक तत्व जो है वो शामिल है या सहायक है उस रस को बढ़ाने के लिए। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। जबकि रस के उत्कर्ष में, यानी उत्कर्ष का मतलब है बढ़ाने वाला, यानी रस को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक दोषों का अभाव होता है, दोष नहीं होते। रस को आश्रित रहने वाले काव्य के कारक, कारक को हम यहां पर धर्म तत्व भी बोल सकते हैं, धर्म तत्व या इसको सहायक तत्व भी कह सकते हैं। तो दोषों का अभाव होता है और रस को आश्रित रहने वाले काव्य के जो कारक हैं, धर्म तत्व हैं, वो क्या हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य गुण 10 होते हैं, किसके अनुसार, भरत मुनि और आचार्य दंडी के अनुसार। लेकिन इसके बाद दूसरे जो आचार्य हैं, मम्मट, आचार्य मम्मट,
आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुण 3 बताए। काव्य गुण कितने बताए? 3। और यह जो है वो सर्वमान्य रहा लगभग, और यही हमें सिलेबस में है जो पढ़ना है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है वो 3 है। 3 कौन कौन से पढ़ने हैं हमें सिलेबस के अनुसार? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो आइए अब हम इन तीनों में एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओज गुण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ओज का मतलब होता है तेज, दीप्ति, तेज, दीप्ति, प्रकाश में, यानी ओज का मतलब हो गया तेज है, दीप्ति है या प्रकाश में है। तो ओज का मतलब सीधा सीधा अगर लें तो उसका मतलब तेज होता है या प्रकाशवान होता है, प्रकाश में होता है, दीप्ति होती है। यानी कि जो रचना सुनने वाले के मन में उत्साह है, वीरता, आवेश प्रकट करे, वह रचना ओज गुण से युक्त मानी जाती है। यानी जो रचना, ऐसी रचना जिसको सुनते ही हमारे मन में क्या है? उत्साह का भाव जागृत हो, वीरता का भाव आ जाए और आवेश का भाग हो, उत्साह हो, शौर्य हो, इत्यादि गुणों का जो भाव अपने अंदर प्रकट हो, वो रचना जो है ओज गुण से युक्त मानी जाती है। तो इसकी जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से मन में उत्साह, वीरता का भाव प्रकट हो, वह रचना ओज गुण से युक्त मानी जाती है। ओज गुण के और विशेषताएं देखें कि ओज गुण में और क्या क्या है। ओज गुण में द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया जाता है, द्वित्व वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक, जैसे आधा और पूरा एक जैसे वर्ण होंगे, द्वित्व वर्ण। संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाएगा, संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। रेप यानी ऊपर वाला जो रे है उसका अधिकतम प्रयोग किया जाएगा। लंबे समासिक पद होंगे, यानी लंबे समासिक पद होंगे। टे वर्ग का अधिक्य होगा, यानी व्यंजनों में हम देखते हैं जो टे वर्ग होता है, टे 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 ठे डे ढे वाली जो लाइन है टे वर्ग, उसका आधिक्य रहेगा। अगर रसों की बात करें तो उसके अंदर वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस में ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी ओज गुण की परिभाषा। गिर गिर कर भू पर रुंड उठे, कर अटहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोट प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाची मुंड उठे। तो इसके दौरान देखें कि टे वर्णों का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा गुण माना जाएगा? ओज गुण। और इसको सुनने से मन के अंदर भयानक रस भी उत्पन्न हो रहा है और एक डर सा है, यानी गिर गिर कर भू पर रूंड उठे, कर अटहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाथ पिशाची मुंड उठे। तो इसके अंदर है ओज गुण। तो हम बात करते हैं दूसरा हमारा गुण प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण का अर्थ होता है प्रसन्नता, यानी ऐसी रचना जिसको सुनकर हमारे मन में प्रसन्नता हो, सरलता से समझ में आ जाए। जिस प्रकार बच्चे जो हैं मंदिर वगैरह जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को प्रसाद मिलता है, प्रसाद मिलता है तो बच्चे क्या होते हैं? खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये याद रखने के लिए कि बच्चे मंदिर जाते हैं, प्रसाद मिलता है, प्रसाद मिलते ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसाद गुण भी वही है। प्रसाद गुण का अर्थ है प्रसन्नता देने वाले, सहज सरल सुबोध शब्द होते हैं इसमें, और इसका अर्थ तुरंत वाक्य को या रचना को देखते ही तुरंत समझ में आ जाता है। सीधी सादी रचना है। तो देखते हैं
कि जिस रचना में सुबोधता, सरलता, स्वच्छता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए। यानी प्रसाद गुण का मतलब होता है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोधता, सरलता, स्वच्छता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए। इन वाक्यों में सरलता होगी, सहज होंगे और भाव व्यंजक शब्द होंगे। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि उस सोने के सपने को देखो कितने युग बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। यानी इस रचना को तुरंत देखते ही समझ में आ जाता है, सीधा साधा शब्द है कि उस सोने के सपने को देखो कितने युग बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। तो ये था हमारा प्रसाद गुण और प्रसाद गुण की परिभाषा और इसका उदाहरण। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की और वो है माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण का मतलब होता है, सीधा सा अर्थ है मीठा, मीठे मीठे शब्द, सहज सरल। तो माधुर्य गुण की परिभाषा क्या है कि जिस काव्य रचना को पढ़ने से, सुनने से जो पाठक हैं या श्रोता हैं का चित्त जो है द्रवित हो उठे। यानी जो रचना जिसको सुनते ही, पढ़ते ही जो श्रोता या पाठक है उसका मन आनंद से भर उठे, उसका अंतःकरण जो है वो उल्लास से भर उठे, जिसमें आनंद का भाव हो, जिसमें जो व्यक्ति का जो मन है वो चित्त जो है द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, वो रचना माधुर्य गुण से युक्त मानी जाती है। इसमें और क्या होता है, अंतःकरण को उल्लास, आनंद देने वाले शब्द होते हैं, कोमल मधुर वर्ण इसमें होते हैं, इसमें श्रृंगार रस और करुण रस में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है माधुर्य गुण का। अनुस्वार से युक्त होते हैं, टय वर्ग से रहित होते हैं, यानी इसमें टय वर्ग नहीं होता, और अनुनासिक वर्ण होते हैं, समास का इसमें अभाव होता है। उदाहरण है माधुर्य गुण का, देखें कि सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ये जो लाइनें हैं ये श्रृंगार रस से युक्त हैं और माधुर्य गुण से युक्त हैं। ऐसी रचना जिसको सुनते ही, पढ़ते ही जो पाठक श्रोता का मन, जो चित्त है वो द्रवित उठता है और आनंद देने वाले शब्द इसमें होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं काव्य दोष। जैसे हमने बात की थी काव्य गुण, काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले, रस को बढ़ाने वाले क्या थे, काव्य गुण थे। तो ये क्या होंगे, उसके विपरीत होंगे, कुछ दोष होते हैं जो काव्य दोष कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं, आइए। जिस प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिससे काव्य की शोभा जो है वो घटती है। यानी अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है, लेकिन कुछ एक कारण ऐसे भी हैं जिससे काव्य की शोभा घटती है। और जिन कारणों से काव्य की शोभा घटती है या अपकर्ष होता है उसे हम काव्य दोष कहते हैं। तो काव्य दोष की परिभाषा लिखें कि जिन कारणों से काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो वही काव्य दोष कहलाता है। यानी जिन कारणों से काव्य के मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है वही काव्य दोष है। और काव्य दोष जो है वो 3 प्रकार से होता है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो काव्य दोष जो है वो 3 प्रकार से होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आइए अब हम बात करते हैं, एक एक दोषों पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति, जैसे नाम से ही पता चलता है, श्रुति का मतलब सुनने वाला या सुनना। तो श्रुति कटुत्व दोष, इसकी परिभाषा है जिस काव्य रचना में कठोर वर्णों का प्रयोग हो और सुनने में अच्छे न लगे। यानी जिस काव्य रचना में, जो काव्य
जो काव्य रचना की गई है उसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होगा और सुनने में वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर क्या होता है, श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो श्रुति कटु दोष का उदाहरण देखें, यह उदाहरण है श्रृंगार रस का, और पीछे हमने पढ़ा है कि श्रृंगार रस का प्रयोग किस में होता है, माधुर्य गुण में ज्यादातर होता है। तो माधुर्य गुण में टय वर्ण का जो प्रयोग है वो नहीं होता, उसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो देखें कि कवि की इकटक डटी रही टरिया अंगूरन टारी, लाइन है कि कवि की इकटक डटी रही टरिया अंगूरन टारी। तो इसके अंदर देखें कि देखें टय वर्ग का अधिक प्रयोग हो रहा है, और जबकि यह रचना है श्रृंगार रस की, और श्रृंगार रस में टय वर्ण का प्रयोग नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। तो श्रृंगार रस में टय वर्ग का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस की रचना है, तो इसीलिए सुनने में बिल्कुल अटपटा सा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो यह श्रुति कटु दोष हुआ। तो एक बार फिर से देखें, श्रुति कटु दोष, जिस काव्य रचना में कठोर वर्णों का प्रयोग हो और सुनने में अच्छे न लगे, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। तो यह था इसका उदाहरण, कवि की इकटक डटी रही टरिया अंगूरिन टारी। तो इसमें श्रृंगार रस में लाइन है श्रृंगार रस की, लेकिन इसमें वर्णन हो रहा है टय वर्ग का, टय वर्ग का अधिक्य है, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष है। तो दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष यानी इसकी परिभाषा है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो और भाषा का संस्कार बिल्कुल गिर जाए, तो वहां पर च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। इसकी परिभाषा है, जब कोई शब्द व्याकरणिक या व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो, जो व्याकरण के नियमों में है ही नहीं, उसके विरुद्ध हो, वहां पर च्युत संस्कृति दोष माना जाता है, और इसमें भाषा का संस्कार गिर जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें कि क्षण भर रहा उजाला में, क्षण भर रहा उजाला में, यहां पर जो दोष है वो इस शब्द में है उजाला, जबकि यहां पर होना क्या चाहिए था, उजाले, उजाला की जगह उजाले होना चाहिए था, उजाले। तो क्षण भर रहा उजाले में, उजाला में, तो यहां पर च्युत संस्कृति दोष है और होना चाहिए था क्षण भर रहा उजाले में। दूसरा उदाहरण देखें कि फूलों की लावण्यता देती है आनंद, यानी इसमें किस शब्द में जो दोष है वो इसमें दोष है, च्युत संस्कृति, व्याकरणों के नियमों से बिल्कुल विरुद्ध है ये, क्योंकि फूलों की जो खुशबू है वही आनंद दे सकती है, जबकि लवणता, खारापन जो है वो कभी आनंद जो है वो नहीं देता। तो फूलों की लावण्यता देती है आनंद, इसमें च्युत संस्कृति दोष है लावण्यता में। तो ये था च्युत संस्कृति दोष। नाम से स्पष्ट है कि जिस काव्य रचना में ग्रामीण या गंवारू बोलचाल भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, जिस काव्य रचना में ग्रामीण या गंवारू बोलचाल भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्या है, ग्राम्य तो दोष माना जाता है। जैसे अब यहां पर किस शब्द में जो दोष है वो देखें कि मुंड, ये जो शब्द है ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, ग्रामीण आम भाषा का बोलचाल गंवारू भाषा का शब्द है। तो यहां पर होना क्या चाहिए था, मुख, होना यहां पर मुख चाहिए था, मुख पर मुकुट धरे सोवत है गोपाल। तो यहां पर था क्या कि मुंड पर मुकुट धरे सोवत है गोपाल, तो यहां पर होना यह चाहिए था। तो इसलिए इस वाक्य में क्या है, ग्राम्यता दोष माना जाता है। तो एक उदाहरण और बताते हैं आपको कि शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। शरद इंदिरा, शरद इंदिरा के मंदिर की, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो गैल रही, मानो गैल रही। यहां पर किस शब्द में जो दोष है ग्राम्यता, वो है गैल में।
यह गैल जो शब्द है ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, गंवारू भाषा का भाषा बोलचाल जहां पर होती है। अश्लीलता दोष, अश्लीलता दोष परिभाषा देखें, जब कवि घृणास्पद, लज्जास्पद, अमंगल सूचक शब्द का प्रयोग करे। जब कोई कवि अपनी रचना में घृणास्पद, लज्जास्पद, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करे तब वहां पर अश्लीलता दोष माना जाता है, जिससे इन शब्दों के प्रयोग करने से काव्य में एक भद्दापन आ जाता है। काव्य की जो रचना है, वाक्य है, उसमें भद्दापन आ जाता है। कैसे, वो देखें कि प्रिय तेरी मृत्यु जब होगी मुझको पीर। एक तो वो अपने साथी को कह रहा है प्रिय, प्रिय शब्द आ गया। अब उस मृत्यु की बात कर रहा है कि प्रिय तेरी जब मृत्यु होगी तो मुझको होगी पीर, यानी जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मुझे क्या होगी, पीड़ा होगी। तो ये शब्द, ये जो वाक्य है इसमें भद्दापन आ गया है, अश्लीलता दोष है, घृणा देने वाले शब्द भी हैं, लज्जास्पद शब्द भी हैं, अमंगल भी हैं, यानी वो मृत्यु की बात कर रहा है कि तेरी जब मृत्यु होगी तो मुझे पीड़ा होगी, और साथ में वो प्रिय भी बोल रहा है कि प्रिय तेरी मृत्यु जब होगी मुझको पीर। तो यहां पर क्या है, अश्लीलता दोष है। दूसरा देखें, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान, यानी किसी को कोई कह रहा है, किसी ने अपनी बात पलट दी, वो बात पर अड़िग नहीं रहा तो उसको तुरंत कह दिया गया कि लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। तो यह एक अमंगल या घृणास्पद, लज्जास्पद वाक्य है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्लिष्टता दोष। क्लिष्टता दोष, जहां किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझाने में कठिनाई हो, जहां किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझाने में कठिनाई हो, वहां पर क्लिष्टता दोष माना जाता है। तो उदाहरण देखें कि हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। यहां पर जो हेम सुता है वो हिमालय की पुत्री है, पार्वती का पति है, और शिव के वाहन बेल, यानी बेल की बात हो रही है। तो ये मूर्ख का भी उसमें वर्णन है, मिलता है साथ ही साथ में। तो हिमालय, अब सीधा सीधा उसका अर्थ नहीं लिया मूर्ख का या उसकी शिव का वाहन बेल का सीधा सीधा अर्थ नहीं लेकर क्या कहा कि हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर, कि हिमालय की सुता यानी उसकी बेटी पार्वती, पार्वती के पति हैं, और पार्वती के पति शिव है, उसका वाहन है बेल, और बेल का अर्थ वैसे मूर्ख होता है। उसका ये अर्थ जो है तुरंत समझ में नहीं आता, और समझने में क्या है, कठिनाई होती है। तो वहां पर क्या है, क्लिष्ट दोष माना जाता है। जहां किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझाने में कठिनाई हो, वहां पर क्लिष्ट दोष होता है। तो अकर्मत्व दोष परिभाषा देखें, जब वाक्य में शब्द का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित हो, यानी वाक्य रचना की दृष्टि से जो कर्म है वो अनुचित होगा, वहां पर अकर्मत्व दोष होता है। परिभाषा देखें कि जब वाक्य में शब्द का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित हो, वहां पर अकर्मत्व दोष है। उदाहरण, अमानुषी भूमि अवानरी करो, अमानुषी भूमि अवानरी करो, यानी कोई कह रहा है कि मैं भूमि को मनुष्यों और वानरों से हीन कर दूंगा, यानी नष्ट कर दूंगा। यहां होना तो नष्ट चाहिए था, जबकि यहां पर हीन शब्द आ रहा है और कर्म भी आगे पीछे है। तो ये जो अमानुषी है ये बाद में आएगा कि भूमि अमानुषी अवानरो करो, ये क्रम आगे पीछे हो गया इसका। जो नेक्स्ट जो दोष है वो है दुष्कर्मत्व दोष। इसकी परिभाषा देखें, जब कर्म शास्त्र और लोक की दृष्टि से अनुचित हो, जब वाक्य में जो कर्म है वो शास्त्र और लोक की दृष्टि से अनुचित हो, वहां पर दुष्कर्मत्व दोष पाया जाता है। तो देखें कि राजन देहु तरंग मोही या देह मतंग, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है।
क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्मशास्त्र लोक दृष्टि की दृष्टि से अनुचित हैं। तो आइए अब हम अपना लास्ट जो काव्य दोष है वो देखते हैं। करते हैं पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष की परिभाषा है जब वाक्य में अर्थ की पुनरुक्ति हो, यानी बार बार आए, जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए, यानी एक वाक्य में एक बात है, उसका अर्थ है, फिर दूसरे शब्दों में पर्यायवाची शब्दों के द्वारा वही बात फिर कही जाए, वहां पर पुनरुक्त दोष माना जाता है। जैसे दृश्य बड़ा था रम्य, सुंदर, मनोरम, ये वाक्य है। इसमें रम्य शब्द का अपने आप में ही अर्थ होता है सुंदर, मनोरम, मंजू, सुंदर, इनके अलग अलग अर्थ हैं। तो ये इसका पुनरुक्त दोष है, बार बार ये फिर से शब्द आगे हैं। तो दृश्य बड़ा था रम्य, सुंदर, मनोरम, जबकि आना इतना ही चाहिए था कि दृश्य बड़ा था रम्य या दृश्य बड़ा था सुंदर, एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। एक ही वाक्य में बार बार शब्द प्रयुक्त हुए, तो ये था पुनरुक्त दोष। तो आज हमने हमारा जो टॉपिक है काव्य की परिभाषा, काव्य के गुण, काव्य के दोष, वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शक्तियां। धन्यवाद।